हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका बोर्ड एग्जाम का तैयारी बहुत ही अच्छा से चल रहा होगा। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ का टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो होने वाला है। हम आपको एकदम मैथ का जो वीवीआई क्वेश्चंस कराएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ही ज्यादा संभावना है, और इस टाइप के क्वेश्चंस हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद। ये जो द्विघात बहुपद दिया है, द्विघात समीकरण के शून्यांकों का गुणनफल क्या है। यानी कि ये जो द्विघात समीकरण हमारे पास दिया गया है, ठीक है, इसका शून्यांकों का गुणनफल क्या है। तो सबसे पहले हम थोड़ा द्विघात समीकरण को समझ लेते हैं। एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर में जब भी 2 दिखेगा, ठीक है, और आगे दिखेगा आपको प्लस में बी, ठीक है, बी कोई भी अंक हो सकता है, गुना एक्स प्लस सी, सी कोई भी अंक हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन में बोला है कि ये जो समीकरण है ये द्विघात बहुपद है, और x के आगे कुछ भी हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है, तो इसे मान लेंगे a, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है द्विघात बहुपद, ये भी एक द्विघात बहुपद है, जो कि इस तरह से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और हमेशा आप याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद का दो शून्यांकों की संख्या होता है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा, ठीक है। द्विघात बहुपद का जो होता है शून्यांकों का संख्या दो होता है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा, ठीक है। हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांक क्या है, अल्फा बीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल, यही ना बोल रहा है, गुणनफल हमें निकालने बोल रहा है, शून्यांकों का गुणनफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो शून्यांक क्या होता है, अल्फा और बीटा होता है। तो अल्फा गुना बीटा हो जाएगा, अल्फा गुना बीटा। क्योंकि बहुपद, अच्छा से क्वेश्चन को समझिएगा, हम आपको एक बात को 3 बार 4 बार बोल के अच्छा से समझा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए बोला द्विघात बहुपद, ये है हमारा शून्यांकों का गुणनफल। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि बहुपद का दो शून्यांकों की संख्या होता है अल्फा बीटा, ठीक है। गुणनफल बोल रहा है, शून्यांकों का गुणनफल, तो इसका गुणनफल निकालने बोल रहा है, तो अल्फा गुना बीटा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है, अल्फा गुना बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाय ए, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, सी बटा में ए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो द्विघात समीकरण हमारे पास दिया गया है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, यहाँ से इससे हम लोग ए बी सी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्स के आगे में, एक्स स्क्वायर के आगे में कुछ भी नहीं है, तो क्या है, 1 तो है, और वो 1 क्या होगा, वो 1 हो जाएगा ए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए, ठीक है, ए हो जाएगा 1, बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 7, और सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा 2। और हमें बोल रहा है शून्यांकों का गुणनफल, तो फॉर्मूला होता है अल्फा गुना बीटा, यानी शून्यांकों, ये हो गया शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला होता है सी बाय ए। तो यहाँ पे हम लोग सी कितना हम लोगों के पास, सी है 2 बटा में ए कितना है, ए है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। ये आ गया हम लोगों का आंसर 2। ऑप्शन में 2 कहाँ पे है, यहाँ है, तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शून्यांकों का गुणनफल इस तरह से निकल गया। बहुपद का शून्यांकों की संख्या 2 होता है, उसको हमने गुना कर दिया, फॉर्मूला होता है सी बाय ए, ठीक है। उस तरह से सॉल्व कर दिए, और ए बी सी हमें यहाँ से मिल जाएगा, सॉल्व करके आंसर हम लोगों का आ जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है द्विघात बहुपद, ये बहुपद दिया हुआ है, शून्यांकों का योगफल क्या है। यानी कि इस बार हमें क्वेश्चन में शून्यांकों का योगफल, यानी कि शून्यांकों का जोड़ निकालने के लिए बोल रहा है। तो अभी हमने देखे थे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद। अब इसका क्या होता है, इसका दो
शून्यांकों का संख्या होता है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। ठीक है, एक हो जाएगा अल्फा और एक हो जाएगा बीटा, ये होता है, ये हमें पता है। हमें क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, शून्यांकों का योगफल यानी कि जोड़। तो हमें शून्यांकों का जोड़ कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका भी एक फॉर्मूला होता है। जिस तरह से गुणनफल का एक फॉर्मूला था, उसी तरह से इसका भी एक फॉर्मूला होता है योगफल का भी। ठीक है, शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस में बीटा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस योगफल का मतलब जोड़ होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा में ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ए और बी और ए हमें कहाँ से मिलेगा, तो बी और ए हमें ये जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है ऊपर में, इससे मिलेगा। ये तो हम आपको समझाने के लिए ये बहुपद बना दे रहे हैं। ये क्वेश्चन इतना इजी है कि आप जब समझ जाइएगा इसको तो आपको इतना कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 10 से 15 सेकंड में आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछता है, हर साल पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बी और ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये हो जाएगा बी, ठीक है, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए। देखिए हम आपको दिखाते हैं, ए एक्स स्क्वायर 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए ए बी मतलब एक्स स्क्वायर के जो साथ में होता है कोई भी अंक, वो हो जाता है ए। तो ए बराबर हो जाएगा हम लोगों का 6 और बी बराबर हो जाएगा 7। यही गलती होता है बहुत बच्चों के साथ कि ये माइनस छोड़ देते हैं, माइनस का 7 है ये। ठीक है, उसके बाद सी जो है, सी भी -3 है। अब हमारे पास बी और ए का वैल्यू आ गया है, ये माइनस है, ये माइनस लिखेंगे। ठीक है, बी पहले से माइनस में -7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -7। 6 कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे लिख देंगे 6। अब देखिए माइनस 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 गुना होके प्लस हो जाता है, तो 7/6 ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में 7/6 कहाँ है, यहाँ पे सी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इतना आपको करने का जरूरत नहीं है, बस आपको रफ में 2-3 कुछ सॉल्यूशन करके आंसर आपको निकालना है और फटाक से टिक कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन इतना इजी है, इतना इजी है कि इससे ज्यादा इजी आपको पूरे बुक में एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। ये एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है। बहुपद px के शून्यांकों की संख्या क्या है। तो देखिए ये जो ग्राफ दिया गया है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि बहुपद px, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, px के शून्यांकों की संख्या क्या है। यानी कि ये जो लाइन दिया गया है, ये x लाइन को, ये x लाइन है और ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। बोल रहा है px यानी कि x लाइन को कितने बार टच कर रहा है, काट रहा है, उसे ही बोलते हैं शून्यांकों का संख्या। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये लाइन जो है एक बार x एक्सिस को एक बार और यहाँ एक बार, यानी कि टोटल 2 बार काट रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। यहाँ पे देख सकते हैं, इससे ज्यादा इजी आपको बुक में, पूरे बुक में एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और ये क्वेश्चंस हर साल बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का आपसे पूछेगा और आपको जब 2025 में एग्जाम देने जाइएगा तो 100% ये वाला देखने के लिए मिलेगा। 1 नंबर का एक क्वेश्चन हो सकता है px में पूछ दे, जैसे यहाँ पे px में पूछा है उसी तरह py में पूछ दे, किसी में भी, लेकिन ये क्वेश्चन जो है 1 नंबर का 100% आएगा। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप है। यानी कि ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से द्विघात समीकरण का मानक रूप कौन सा है वो हमें बताना है। तो मानक रूप का मतलब होता है कि इसका मूल्य रूप, द्विघात समीकरण का मूल्य रूप, उसे कैसे लिख सकते हैं, उसको कैसे पहचान सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए हाथी कैसा दिखता है, तो आप बोल सकते हैं कि बड़ा शरीर, भारी, 4 मोटा पैर, बड़ा बड़ा कान, एक सूंड और 2 बड़ा बड़ा दांत। तो इस तरह से, उसी तरह से द्विघात समीकरण
को पहचानना है, उसका मानक रूप क्या होता है। तो जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये हो जाएगा द्विघात समीकरण, जिसके एक्स के घात में अगर 2 दिख जाए, प्लस बी एक्स दिख जाए और प्लस सी दिख जाए, कोई भी अंक ए बी सी, यहाँ पर कोई भी अंक हो सकता है 0 छोड़कर, ठीक है। तो एक्स के पावर में जब भी इस तरह का कोई दिख जाए तो वो हो जाएगा द्विघात समीकरण, ठीक है। इसे यही हो गया द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो ऑप्शन नंबर कहाँ इस तरह से हमें दिख रहा है, देखिए तो आप लोग थोड़ा सा, तो इस तरह से हमें यहाँ पे दिख रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो गया द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 नंबर का क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, निम्न में कौन समांतर श्रेणी है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी, इसमें से हमें बताना है कि कौन समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी को एपी भी कहते हैं, ठीक है। जो बच्चे एपी चैप्टर पढ़े होंगे वो बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो हम आपको एकदम अच्छा से समझाएंगे, जो बच्चे नहीं भी पढ़े हैं अभी ये चैप्टर, वो भी इसको एकदम अच्छा से समझ जाएंगे। तो देखिए, समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि एक बराबर चीज में आगे बढ़ते रहना, लेकिन एक बराबर स्टेप के साथ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2 है, 2 फिर यहाँ पे 4, तो ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 2 का। तो फिर अगला भी जो भी आएगा उसमें भी 2 का, फिर 2 का, 2 के साथ ये क्रम इसी तरह से बढ़ते जाएगा। यहाँ से 2 2 2 डॉट डॉट डॉट, ये 2 से बढ़ते बढ़ते मान लीजिए 100 तक चला गया। तो इस तरह से जो बढ़ते जा रहा है, यानी कि हर जगह पे यहाँ भी 2 का अंतर है, हर जगह कहीं भी निकालिए 2 का ही अंतर है। तो इसे ही बोलते हैं समांतर श्रेणी, जिसे एपी भी कहते हैं, ठीक है। तो वही हमें देखना है कि इसमें कितने का अंतर है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2 से 4, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में 2 का अंतर है। फिर 4 से कितना चल जा रहा है, 8, तो 4 से 8 के बीच में कितना अंतर हो जा रहा है, 4 का। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। ये जो है ऑप्शन नंबर ए समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि समांतर श्रेणी में एक ही अंक, जैसे यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, तो यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 4 हो जा रहा, तो ए जो है समांतर श्रेणी नहीं है। उसके बाद आते हैं बी वाला ऑप्शन में। यहाँ पे ए है, फिर ए स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये समांतर श्रेणी में है, क्योंकि हर जगह पावर 1 बढ़ रहा है, लेकिन ये भी समांतर श्रेणी नहीं है। कैसे, तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ए मान लीजिए 2 है, ए मान लेते हैं हम लोग 2 है, ठीक है। फिर 2 के पावर में ए को हम लोग मान लिए हैं 2, फिर 2 के पावर में कितना हो जाएगा 2, फिर 2 के पावर में 3। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ से जब 2 का जब अंतर है, तो यहाँ मान लीजिए यहाँ हो गया 4, 2 का पावर हो जाएगा 2 चौक 4, तो यहाँ भी 2 का अंतर है। फिर यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 के पावर में जब 3 है तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 8 हो जा रहा है। तो यहाँ भी ये भी जो है, ये भी समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि यहाँ फिर 4 का अंतर हो जा रहा है, ठीक है। अब इसे देखते हैं ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें देखिए, इसमें कैसे निकालेंगे, तो डी, इसका जो समांतर श्रेणी है कि नहीं, इसका निकालने का एक फॉर्मूला होता है। इसे बोलते हैं A1 और इसे बोलते हैं A2, यानी कि पहले जो होता है उसको A1 बोलते हैं और दूसरा जो रहता है A2, A3, A4, ठीक है। तो इसका निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 में A1 घटा देंगे तो इन दोनों के बीच का अंतर निकल आएगा। तो 1/2 में माइनस कर देंगे हम लोग 3/2, एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ 1 माइनस का 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, -2 कट के -1 आ जाएगा। इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, -1 का अंतर है, ठीक है। अब यहाँ इसके और इसके बीच में अंतर पता चल करते हैं, तो ये हो जाएगा A4 और ये हो जाएगा A3। तो A4 में A3 को घटाएंगे, तो A4 में माइनस करेंगे A3 को, तो A4 कितना है, -3/2 प्लस में सॉरी माइनस -1/2। तो इसको जब हम लोग एलसीएम लेंगे, यहाँ हो जाएगा -3,
ठीक है, ये ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये घट जाएगा तो -2 और -2 कट के 1 आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कितने का अंतर है, -1 का, इसके बीच में भी -1 का, इसके बीच में भी -1 का। आप इसमें भी घटा सकते हैं, A2 से A3 को, मतलब A3 से A2 को घटा सकते हैं। तो ये वाला C जो है, C ये समांतर श्रेणी है। यहाँ भी अलग अलग हो जा रहा है, यहाँ इसके बीच में 3 का है, फिर इसके बीच में कितने का, 6 का, फिर इसके बीच में, तो ये भी समांतर श्रेणी नहीं है। ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो समांतर श्रेणी है। तो 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं एपी, एपी का मतलब समांतर श्रेणी, वो हमें दिया गया है। एपी दिया गया है, 10वां पद का मान क्या होगा, यानी कि एक एपी हमारे पास दिया गया है। क्या है, एपी हमारे पास दिया गया है, क्या दिया हुआ है, 2 7 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, हमें 10वां पद, इसका 10वां पद क्या होगा, ठीक है, 10वां पद वो हमें निकालने के लिए बोल रहा है। इसका 10वां पद क्या होगा वो हमें निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, 10वां पद, 15वां पद, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। 15 16 17 18 कोई भी पद हमें निकालने के लिए बोल सकता है। तो हमें यहाँ पे बोला 10वां पद निकालने के लिए, तो 10वां पद कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है 10वां पद निकालने का, a प्लस 9d। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर मान लीजिए अभी बोल दे 20वां पद निकालने के लिए, इसी एपी का 20वां पद निकालने के लिए, यानी कि ए बी इस तरह से 1 2 3 4 5 6 20वां पद भी कुछ होगा, तो वो निकालने के लिए बोल दे, तो कैसे निकालिएगा, तो हमेशा जब इस तरह से क्वेश्चन आए तो ए प्लस 19d हो जाएगा, यानी कि 19d एक कम, 20वां पद से एक कम हो जाएगा तो 19, 21वां पद बोलेगा तो 20d, 100वां पद बोलेगा तो 99d। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, एक घटा के लिखेंगे तो हो जाएगा 10वां पद a प्लस 9d, ये हो गया। अब हमारे पास a और d अगर हमें मिल जाए कहीं से, a और d अगर हमारे पास कहीं से मिल जाए तो हम इसे सॉल्व करके 10वां पद निकाल सकते हैं। तो a और d हमें कहाँ से मिलेगा, तो देखिए ये जो AP है इसका प्रथम पद, ये हो गया प्रथम पद, ठीक है, ये द्वितीय और ये तृतीय। तो प्रथम पद जो होता है उसे बोलते हैं A, ठीक है, उसे बोलते हैं A। द्वितीय पद जो होता है उसको बोलते हैं A2, A3, A4, इस तरह से चलते चला जाएगा। ठीक है, तो ये A हमारे पास कितना हो जाएगा, 2, यानी कि ये जो प्रथम पद है उसी को बोलते हैं A। अब D कैसे निकालते हैं, D निकालते हैं इन दोनों का अंतर, यानी एक AP में अंक जो बढ़ रहा है उसमें कितने का अंतर है उसे ही बोलते हैं D बोलते हैं, यानी कि सार्व अंतर। तो इसमें 2 और 7 के बीच में कितने का अंतर है, 5 का, और 7 और 12 का बीच में कितने का अंतर है, 5 का, फिर 12 और 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17। तो अगला पद कितना हो जाएगा, 17। तो यानी कि डी को बोलते हैं सार्व अंतर, यानी कि अंतर। तो डी का भी फॉर्मूला होता है, हम आपको बता देते हैं, A2 माइनस A1, यानी कि 7 में से 2 को घटा देंगे तो इसका अंतर निकल जाएगा, ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा A1। आपको हम अच्छा से बता रहे, अच्छा से समझा रहे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि इस चैप्टर को नहीं पढ़े, इसलिए हम आपको एक एक छोटा छोटा स्टेप बता रहे ताकि आप अच्छा से समझ जाए। और जो बच्चे समझे हैं, जो चैप्टर को पढ़े हैं, वो तो अब तुरंत आंसर निकाल भी लिए होंगे, हमको पता है। तो A2 कितना हो जाएगा, मतलब D कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ पे A कितना है, A2 प्लस D 9 है, गुना में D कितना है, तो D यानी सार्व अंतर, तो अंतर हो जाएगा 5 का अंतर है। अब इसे हम लोग गुना कर देंगे तो 9 पचे 45 होता है और प्लस का 2 47। तो इसका जो 10वां पद है, 10वां पद हो जाएगा 47। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो ऑप्शन में 47 कहाँ दिख रहा है, बी, ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं अगले चैप्टर का। 7 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आकृति में यदि DE पैरेलल है BC के, यानी कि DE ये लाइन जो है इस लाइन के समांतर है,
ठीक है, वही बोल रहा है। उसके बाद डी बी यानी कि डी और बी 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद ए ई कितना दिया हुआ 1.5 यानी कि ए ई 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद ई सी, ई और सी दिया है 3 सेंटीमीटर। ए डी यानी ये लाइन क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो क्वेश्चन में एक चीज दिया गया है कि डी ई जो बराबर है, पैरेलल है, समांतर है बीसी के। ठीक है, ये लाइन जो है इस लाइन के क्या है, समांतर है। ठीक है, तो इसलिए इसलिए ए डी अपॉन हो जाएगा डी बी, डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी। ठीक है, ये चीज हो जाएगा क्योंकि ये पैरेलल है इसलिए समांतर है, इसलिए ए डी हमें निकालना है। डी डी बी का वैल्यू दिया हुआ है 2। ठीक है, बराबर करेंगे। यहाँ पे ए ई का वैल्यू दिया गया है 1.5 और ई सी का वैल्यू दिया गया है 3। ठीक है, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस वाला गुना करेंगे, कैंची वाला गुना। ठीक है, कैंची वाला, ये इससे गुना होगा तो 3D हो जाएगा, 3AD बराबर ये इससे गुना होगा 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। देखिए हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। 5 2 बचे 10, 0 बाकी 1, यहाँ 2 और 1 3, ये 0 यहाँ आ जाएगा। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता इसलिए हो जाएगा 3। ठीक है, हमें AD को निकालना है, AD निकालना है। इस 3 को बराबर के उधर भेज देंगे, ये वाला 3 तो पहले से है। उसके बाद ये 3 जब आएगा तो ये भागा में आ जाएगा और ये कट जाएगा, तो AD हम लोगों का निकल कर आएगा 1। तो AD हम लोगों का आ गया 1। ऑप्शन में 1 कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन जो कि त्रिकोणमिति से है, देख सकते हैं यहाँ पे, यदि 10a 3/4 है तो cos a का मान है, यानी 10 का वैल्यू हमारे पास दिया गया है तो cos a का मान क्या होगा वो हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 10a का वैल्यू है 3/4, तो 10 का रेशियो, 10 का जो अनुपात का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/B। ठीक है, यानी कि P का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 3 और B का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 4। तो P और 4 दिया हुआ है, cos A का वैल्यू निकालना है। तो cos A का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B बटा में H। ठीक है, तो हमें H अब कहाँ से मिलेगा, तो वो H हमें निकालना होगा। तो H निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस परिमेय का। फॉर्मूला होता है पाइथागोरस का H² प्लस P² प्लस B²। ठीक है, H² बराबर P² प्लस B²। तो P के जगह पे कितना है 3, तो यहाँ पे कर देंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस देंगे, B कितना हम लोगों के पास, B है 4। देखिए B है 4, तो यहाँ पे कर देंगे 4 का स्क्वायर। ये H² हो गया, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25। हमें क्या निकालना है, H²। हमें H² निकालना है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर हटा देंगे, हमें H निकालना, सॉरी H निकालना है। तो H² जो है H पर से हटा देंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट। तो 25 का रूट क्या निकल कर आएगा, देखिए 5। तो H बराबर हो जाएगा 5। हम आपको एक एक स्टेप करके इसलिए बताते ताकि आप अच्छा से समझ जाए। ठीक है, H बराबर आ गया 5, तो कोस का वैल्यू क्यों आ जाएगा, कोस A का वैल्यू हो जाएगा, B कितना है 4 है, H कितना निकालें 5, तो 4/5 कोस A का वैल्यू हो जाएगा। यही हमें क्वेश्चन में निकालने बोल रहा था। तो 4/5 कहाँ ऑप्शन में दिख रहा है हमें, तो ऑप्शन में यहाँ दिख रहा है A, ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा 4/5। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, आंकड़े 7, 8, 9, 7, 9 इस तरह से एक आंकड़ा दिया गया है, इसका बहुलक हमें निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका बहुलक कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी कि बढ़ते क्रम में इसको लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है, 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3। उसके बाद 3 कहीं और दिख रहा है, 3 नहीं है, उसके बाद है 4,
4 लिखेंगे। 4 कितना बार है? एक ही बार, तो एक ही बार। 4 के बाद 5 है तो लिखेंगे 5, ठीक है। फिर 5 के बाद 6 नहीं है, 7 है, तो 7 कितना बार है? 2 बार, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, ठीक है। तो ये 7 को 2 बार यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? 8, 8 भी 2 बार है तो 2 बार इसे भी लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं 8 के बाद 9, 1 2 3, और कहीं 9 3 बार लिखा हुआ है तो 9 3 बार लिख लेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं आरोही क्रम, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हमें बहुलक निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा संख्या कौन सा है? तो 3 एक ही बार है, 4 भी एक ही बार है, 5 भी एक बार, 7 यहाँ पर 2 बार है, 8 कितना है? 2 बार, लेकिन सबसे ज्यादा कितना है? 9। 9 कितने बार है? 3 बार, तो यही हो जाएगा बहुलक, 9 हो जाएगा बहुलक, ठीक है। तो ऑप्शन में 9 आपको कहाँ दिख रहा है? तो सी, ये हो जाएगा हम लोगों का बहुलक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से एक नंबर में बहुलक निकालने के लिए पूछता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग 10 नंबर करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन जो कि प्रायिकता से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, ठीक है। पासा यानी कि लूडो छक्का जो बीच में गोटी रहता है उसको पासा बोलते हैं। एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? यानी कि संभावना, ठीक है, विषम संख्या आने की संभावना क्या है? ये एक लूडो का मतलब पासा हो गया, ठीक है, ये पासा हो गया। इसमें क्या क्या आ सकता है? या तो एक आ सकता है, एक बार में क्या क्या आ सकता है? या तो एक, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, यानी कि इतना में से 1 से 6 के बीच में कुछ भी आ सकता है। तो आने की संभावना कितना हो गया? आने की संभावना 1 2 3 4 5 6, तो आने की संभावना हो जाएगा 6, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक विषम संख्या, तो विषम संख्या होता है 1 से 1 3 5, ठीक है। इसमें विषम संख्या क्या हो जाएगा? 1 3 5, ये हो जाएगा विषम संख्या। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता 3 है, 3 गो है, 1 है, 2 है और 3, यानी कि 1 3 5, ये तीनों में से कोई आ सकता है विषम संख्या की बात किया जाए तो 3 हो जाएगा। यानी कि ऐसे समझिएगा जैसे कि जो जितना आने की संभावना है, 1 से 6 तक आने का संभावना है, उसको लिखेंगे नीचे। और क्या क्या आ सकता है? मान लीजिए पूछे कि एक आने की, एक आए उसका क्या संभावना है? तो एक ही बार आएगा, यानी ये तीनों में से कोई एक आएगा, तो ये कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। यानी कि ये 6 में से, ये 6 में से 3 आने की संभावना है कि ये 1 3 5 में से कोई एक आ जाए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चंस आप जितना ज्यादा कीजिएगा, प्रैक्टिस आपका उतना ज्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि ये सब क्वेश्चंस 3 नंबर के, 5 नंबर के, 1 नंबर के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो हम इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए